आज हम सब कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। यदि हम कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं तो हम केवल कारगिल के शहीदों की यहां पर याद नहीं करेंगे, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के बचाने के लिए जिन लोगों ने भी अपनी शहादत दी है, उन शहीदों की स्मृति को आज हम नमन करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। बहनों भाइयों, मैं विचार करता हूं कि वह कौन सी ऐसी भावना है जो हमारे देश के नौजवानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देती है। जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी हमारे देश के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी को, फंदे को चूम लिया था। तब जाकर भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां कट पाई थी और भारत आजाद हुआ था। आजादी हासिल होने के बाद भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए भी हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने, अन्य नागरिकों ने जिस प्रकार का अपना बलिदान दिया है, कौन सी ऐसी भावना है जो उन्हें बलिदान देने के लिए प्रेरित करती है। मैं जब इस पर विचार करता हूं, सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचता हूं, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, वह जिस समाज का होता है उस समाज का स्वाभिमान होता है, परिवार का स्वाभिमान होता है। वैसे ही राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रबल भावना होती है। आजादी की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और अशफाकुल्लाह खां जैसे नौजवानों को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेने की प्रेरणा दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद की यही इलाहाबाद का कंपनी गार्डन उत्तर प्रदेश में अंग्रेज जब उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे और जब उनके रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं जब अंग्रेजों की गोलियों से नहीं शहीद होना चाहूंगा, यदि मैं शहीद होना चाहूंगा तो अपनी ही गोली से शहीद होना चाहूंगा। तो अपनी रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भुनते भुनते रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। वह चंद्रशेखर आजाद ने किया था। बहनों भाइयों, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रबल भावना थी जिसने कि अपनी शहादत देने की प्रेरणा उन्हें दी थी। मैं याद करना चाहता हूं अशफाकुल्लाह खां को। 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा जवान हो गया है, शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुरा कर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में उसे फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होकर कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दो कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शहादत देने जा रहा है, अपनी शादी रचाने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाकुल्लाह तुम पागल हो गए हो? फांसी के तख्त पर खड़े होकर? कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम शादी रचाने जा रहे हो? अशफाकुल्लाह ने कहा, ये मजिस्ट्रेट, क्या तुम अंधे हो गए हो? क्या तुझे दिखाई नहीं देता? यह फांसी का फंदा, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। मेरे बहनों भाइयों, इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर भावना के कारण ही हमारा यह भारत आजाद हुआ है और इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर भावना के कारण ही आज हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता सुरक्षित है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में हमारे सेना के जवानों में जो योगदान दिया है, बहनों भाइयों, भारत उसे कभी भूल नहीं सकता है। और जिन भी हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, मैं उन सारे शहीदों की स्मृति में शीश झुकाकर नमन करता हूं और उन माताओं और उनके पिता, उनके भी चरणों में मैं शीश झुकाकर
मैं नमन करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए, जिन्होंने की अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, आज केवल हम यहां पर कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित नहीं है। सारे शहीद जिन्होंने की भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है, उनके लिए हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। आप सब जानते हैं, भारत जब से आजाद हुआ है, 1948 का भारत के ऊपर कबायली हमला, और उसके बाद 1962 का चीन का भारत के ऊपर हमला, उसके बाद 1965, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध, और अंतिम युद्ध जो हुआ वह 99 का कारगिल का यह युद्ध था। मैं यह मानता हूं 99 का जो कारगिल का युद्ध था वो फुल स्केल वार नहीं था, बल्कि वह एक लिमिटेड वार था। लेकिन हर वार में हमारे देश के सेना के नौजवानों ने अपनी शहादत दी है। और मेरे बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यह पूरा इलाका मेन वार थिएटर बन गया था। जब से आजादी हासिल हुई है तब से ये जम्मू कश्मीर लद्दाख ये पूरा इलाका ही ये पूरा मेन वार थिएटर बना हुआ है। आजादी के बाद से बराबर इस इलाके पर दुश्मनों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी, लेकिन अपने पराक्रम और बलिदान से के परिणाम स्वरूप यह हमारे दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने का काम हमारे देश की सेना के जवानों ने किया है। बहनों भाइयों, मैं यहां कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, सेनाओं में तो कई ऑपरेशंस हुए हैं, हो रहे हैं, और भविष्य में यदि जरूरत पड़ी तो होते रहेंगे। लेकिन यहां पर ऑपरेशन विजय नाम से जो एक ऑपरेशन हुआ था उसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सैनिकों के द्वारा जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो ऑपरेशन विजय का यह पहला नाम कब लोगों के सामने आया। आप सबको मालूम है, राजौरी जिला इसी जम्मू के अंदर है, छोटी सी जगह है झंगड़ में 1948 में जब कबायलियों ने कब्जा कर लिया था बहनों भाइयों, तो उस समय उस कब्जे से झंगड़ को छुड़ाने की जिम्मेदारी यदि किसी को सौंपी गई थी तो ब्रिगेडियर उस्मान को यह जिम्मेदारी बहनों भाइयों सौंपी गई थी। और ब्रिगेडियर उस्मान ने जिस बहादुरी का परिचय दिया था उसकी दास्तां से मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह वाकिफ है। और उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक झंगड़ पर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। यह संकल्प लेने वाला भी कोई था तो वह ब्रिगेडियर उस्मान थे। बहनों भाई, यहीं पर मुझे याद आ जाती है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप ने भी यह संकल्प लिया था कि जब तक मेवाड़ को मैं आजादी नहीं दिला लूंगा तब तक मैं पलंग के ऊपर नहीं सोऊंगा। वैसा ही संकल्प ब्रिगेडियर उस्मान ने भी लिया, जब तक झंगड़ के ऊपर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर मैं नहीं सोऊंगा। यह ब्रिगेडियर उस्मान का यह संकल्प था। कल्पना करिए कैसे जीवट के यह तब सारे लोग थे। 1948 में झंगड़ के कब्जे के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को वीर गति प्राप्त हुई और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यदि ब्रिगेडियर उस्मान चाहते, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ब्रिगेडियर उस्मान यदि चाहते मेरे बहनों भाइयों, तो अपने बलूची रेजिमेंट के साथ वह पाकिस्तान में बने रहते, लेकिन वह एक सच्चे भारतीय थे। वह भारत के लिए लड़ रहे थे, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए लड़ रहे थे। आज ऐसे लोगों का स्मरण करने की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, सभी का नाम तो यहां पर मैं नहीं ले सकता हूं। कई नामों की चर्चा हमारे आदरणीय दत्तात्रेय जी होतवले ने आपसे के सामने की है। मेजर सोमनाथ जी शर्मा, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को यह देश कैसे भूलेगा। हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। उन्हें वीरता के लिए परम वीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था, और यह परम वीर चक्र प्राप्त करने वाले वह पहले हमारे भारत के नागरिक थे। और बहनों भाइयों, आज जो जम्मू कश्मीर का स्वरूप है, इस स्वरूप को बचाए रखने में, बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत के सेना की नौजवानों का योगदान है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 50 के दशक में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर
में कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, छोटी मोटी यदि कुछ गतिविधियां हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन भारत मगर चीन ने लद्दाख में कई ऐसी गतिविधियां की 1962 की, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिससे यह साफ हो गया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है, नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। लेकिन 1962 में हम लोगों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, और उसकी भरपाई मैं मानता हूं आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन आज भारत जिस तेजी से साथ आगे बढ़ रहा है, और आज मैं रक्षा मंत्री होने के नाते डंके की चोट पर कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत सेना को आगे बढ़ने से रोकने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे उस समय के बहादुर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवानों की टुकड़ी थी, उसी ने उन्हें रोका था। लेकिन मेजर शैतान सिंह सहित मेरे बहनों भाइयों 114 जवानों ने अपनी शहादत दी थी उस सीमा को बचाने के लिए, रियांगला को। मुझे यह बतलाया गया कि वहां पर इतनी बड़ी शहादत हमारे सेना के जवानों की हुई है, लेकिन जैसा एक मेमोरियल होना चाहिए, युद्ध स्मारक होना चाहिए, वहां पर नहीं है। एक छोटा सा एक स्मारक वहां पर बना हुआ है। हमारे साथ आर्मी चीफ भी थे, और मैंने कहा कि नरवणे जी, चाहे जितना भी पैसा लगेगा, एक भव्य स्मारक रियांगला की धरती पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं मेरे बहनों भाइयों, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनमें कठिन लड़ाइयों में से एक रियांगला की भी लड़ाई रही है कि अपने से 10 गुना अधिक सेना के जवानों को आगे बढ़ने से रोक दिया मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में हमारे सेना के जवानों ने। कैसे उसे कोई भूल सकता है? जब वह स्मारक रियांगला में बन गया तो मैंने कहा कि उसका उद्घाटन करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। हमारे साथ आर्मी चीफ, उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और कई सेना के अधिकारी गए, और बहनों भाई जाकर वहां का दृश्य देखा, जिस तरीके से रह रहकर वहां पर तूफान खड़ा हो रहा था। मैं ये कल्पना नहीं कर पा रहा था किन परिस्थितियों में हमारे सेना के जवानों ने यह युद्ध लड़ा है, कल्पना में नहीं कर पा रहा। उसी समय मैंने देखा कि एक हमारे सेना के जवान, सेना के अधिकारी थे, ब्रिगेडियर जटर, वह व्हील चेयर पर बैठे हुए आ रहे थे। मैंने पूछा कि यह कौन है? सिविल ड्रेस में थे, मैं पहचान नहीं पाया। किसी ने कहा कि उसी ब्रिगेड के यह भी हैं ब्रिगेडियर जटर, जो कि आज यहां पर शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। बहनों भाइयों, उनकी व्हील चेयर को मैंने अपने हाथों से पकड़कर उनको आगे बढ़ाना प्रारंभ किया था, और स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ उनके चरणों पर चला गया। भूलना नहीं चाहिए बहनों भाइयों। और मैं कहता हूं, हमारे शहीद परिवारों के जो लोग यहां पर बैठे हैं, सरकार कुछ जितना हो सकेगा, जितना हो सकता था किया होगा, नहीं किया होगा। मैं कोई बात दावे के साथ यहां नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जनता की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि शहीद परिवारों को भरपूर सम्मान दिया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, जो भी मदद हो सकती है इन शहीद परिवारों की मदद करना, यह भारत की एक एक नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है। यदि हम इस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं तो मैं यह मानता हूं कि हम राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, यदि हम शहीद परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। 1971 में, वैसे तो आपको मालूम है 65 और 71 दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन 1970 में डिसाइसिव तरीके से, निर्णायक तरीके से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हराया था और अपनी कन्वेंशनल सुपीरियरिटी, पारंपरिक अपनी सर्वोच्चता, सुपीरियरिटी उन्होंने स्थापित कर दी। 91,000 की संख्या में पाकिस्तान की सेना के लोग बंदी बनाए गए, और अभी हाल में ही 1971 की विजय की स्वर्ण जयंती मनाई गई है। भारतीय जवानों के शौर्य गाथा की बहुत ही विस्तार पूर्वक उसमें चर्चा हुई है। बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी योद्धाओं की बहादुरी, मैं इसकी भी यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन वहां के मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं ने
जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था बहनों भाइयों उस समय, उसको भी हम भारत कभी भी नहीं भूल सकता है। जब पिछले वर्ष जब उसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, उसमें मुक्ति वाहिनी योद्धा परिवारों से भी कुछ लोग आए थे। बहनों भाइयों, जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैं देख रहा था, उनकी आंखों में चमक थी, जो उनके तेवर मैंने देखा, तो मैंने कहा कि यह 85 साल 88 साल के लोगों के आंखों में यह चमक है और उनके चेहरे पर वह तेवर यदि दिखाई दे रहा है। जहां पर भी जिस देश में ऐसे नागरिक पैदा होते रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत उस देश की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकती है। बहनों भाइयों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन कभी पड़ोसी नहीं बदल सकता।